तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। जय श्री श्याम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मुझे ना कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा इसको शेयर कर दूँ। गाइस, पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था कि मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी को नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, तो उसका कोई रीज़न था। तो रीज़न बहुत ही बड़ा और बहुत ही सीरियस रीज़न है, जो मैं कभी भी शायद शेयर ना करती आप लोगों से, बट मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली हैं तो हो सकता है मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हर साल का रहेगा कि क्यों आप अपनी शादी की सालगिरह क्यों नहीं मनाते हो, क्या हुआ था। तो रीज़न यही था इसकी, शायद भगवान चाहते ही नहीं थे कि मैं उस दिन को मनाऊँ दोबारा अपने लाइफ में। तभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि शायद मैं आप लोगों को बताने से पहले इमोशनल हो सकती थी, और मैं हो भी आऊँगी। तो रीज़न ये था कि 2016 में मेरी इनसे शादी हुई थी, तो हमारी जैसे पहली शादी की सालगिरह आने वाली थी 2017 में। 10 मार्च को मैंने कुछ चाहा तो नहीं, मैंने भी अपनी इस एनिवर्सरी के लिए तैयारी की थी थोड़ी बहुत, जैसे कि कपड़े वगैरह, केक वगैरह मैंने बुक कर दिया था, और क्या कहते हैं अपने भाई को बुलाया था, छोटे वाले को, और मेरे देवर आए थे बीच वाले, वो दोनों थे, और हम हस्बैंड वाइफ। और मैंने अपने जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे जो मेरे नए नए फ्रेंड्स बने थे, मतलब कि मेरी सोसाइटी में, वो एक दो उनको भी बोल दिया था, और सारी तैयारी हो चुकी थी। और बस 9 तारीख को रात को मैं मार्केट में शॉपिंग करने गई थी, इनके लिए कुछ लेने गई थी। मम्मी ने बोला था कि इनको लिए कपड़े लेके आना, तो मम्मी ने वहाँ से छोटे वाले भाई को बोल दिया था। तो मैं, भैया और मेरे देवर और ये गए थे इनके लिए कपड़े लेने के लिए। तो इनको उस टाइम पे कुछ पसंद नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोग वापस घर आ जाते हैं, हमने बोला कि कल देख लेंगे, सीधे 10 तारीख को ही वो बोला मैं फिर कुछ देखिए कल आते हैं फिर देखते, क्योंकि हमको लेट हो रहा था। तो कैसे हम फाइनली घर आ जाते हैं, और घर आते ही हम थोड़े से थक गए थे, तो खाना पीना खा के हम लेट जाते हैं, और हमारे फ़ोनों को हम कर लेते हैं साइलेंट, क्योंकि हमें लगा कि कोई रात में हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि विश वगैरह करेगा तो नींद खराब हो जाएगी, बहुत थक चुके थे। पर मैंने सोचा नहीं था कि शायद उस दिन मेरा फ़ोन को साइलेंट करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। तो रात को ना शायद मम्मी ने मेरे पापा को बताया होगा कि कल कविता की मैरिज एनिवर्सरी है, तो पापा बोले चल मैं ना बात करता हूँ, उसको कॉल लगाते। तो जैसे मेरे पापा ऑफिस से आए हुए थे, तो उन्होंने ना मेरे छोटे वाले भाई के नंबर पर कॉल किया था, तो शायद उसने पिकअप नहीं किया था, तो उसने फ़ोन नहीं उठा पाया उस टाइम पे। तो फिर पापा ने बोला वो चल छोड़, सो रहे होंगे बच्चे, मैं कल बात करता हूँ। और तो उन्होंने फिर उसके बाद कॉल नहीं किया। बस गलती ये हुई थी कि अगर पापा मेरे नंबर पर कॉल करते तो शायद मैं बात कर लेती, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोई नहीं थी, जगी रही थी। उसके बाद क्या हुआ था कि बस हम लोग भी सो रहे थे, हमारे पापा भी सो रहे थे गाइस, कि रात में एक ऐसी आंधी आई कि पापा को अचानक से रात के 2 बजे अटैक आया, और इतनी बुरी तरीके से उनको अटैक आया था कि उनको कुछ समझ भी नहीं आया। और मेरी मम्मी पास में ही लेटी थी, फिर भी उनको वो कुछ बोल नहीं पाए, और उनको बहुत तेज ऐसा कुछ हुआ कि उनकी आवाज़ नहीं निकल पाई, और वो शायद उस दर्द की वजह से वो बेहोश हो गए। तो मेरी मम्मी ने तुरंत, मेरे बीच वाले भैया थे वहाँ पे, उनको बताया, उनसे बोला कि चल पता नहीं पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो जैसे तैसे करके मेरे भैया और मेरी भाभी उठी, उनको हॉस्पिटल ले गए। पहले ही हॉस्पिटल में ले गए थे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं, आप कहीं और ले जाओ। फिर मेरे भैया ना मेरे पापा को दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। तो जब वहाँ पे उनको लेके गए ना, तो उनको मतलब कि डेथ मरा हुआ साबित कर दिया था, बोल दिया था कि ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे लिए बहुत बुरी चीज़ थी कि मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर। उसके बाद जब पता चला कि पापा इस
मेरी भाभी का कॉल आया था तुरंत उसी दिन रात में कि कोई 2:30-3 बज रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो उसके बाद शायद छोटे वाले भाई को कॉल आया था बीच वाले भैया का। तो उसने ना एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत समझ गया था और पूरी तरीके से वो एकदम रो पड़ा और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और मैं भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और हमारे जो नीचे ओनर थे तो वो तुरंत हमारे पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बहन भाई उस टाइम पे इतना टूट चुके थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने तुरंत ना ये सोचा कि हम अभी इसी टाइम निकलेंगे फ़्लाइट से और पापा को पास चेन्नई जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया, तो हम सब तैयार हो गए जैसे तैसे करके, जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई और हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट के लिए जब हम निकल रहे तो रास्ते में मेरे बड़े वाले भैया को कॉल आया होगा इनके पास कि जी जी ऐसे ऐसे पापा की डेथ हो गई है, प्लीज़ कविता को मत बताना, नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएगी। वही चीज़ हुई थी गाइस। जब मुझे पता पड़ी तो मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैं आपको कैसे बताऊँ कि क्या होता है एक बाप का जाना, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो इन्होंने उस टाइम तो हमें कुछ नहीं बताया। हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हम वेट कर रहे थे अपने बीच वाले भाई का कि हमको ये बताया गया था कि पापा को लेके आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट यहीं कराएंगे दिल्ली में। तो मैं और मेरा छोटा भाई, शायद उसको थोड़ा बहुत पता पड़ गई थी और उसको थोड़ा बहुत पता पड़ गई थी और वो क्या कहते हैं कि वो सब समझ चुका था कि शायद पापा नहीं रहे हैं। बस आप यकीन नहीं मानोगे, इस मुझे नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने, किसी ने मुझे नहीं बताया। और हम लोग वेट करने लगे कि पापा अब आएंगे अब आएंगे। तो हम सुबह सीधे वायर, जैसे ही हम 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो हमें वहाँ पे बताया कि सुबह 10 बजे की फ्लाइट है, तब तक आप वेट करो। तो हम वेट कर रहे थे। तो कुछ ऐसा था कि मेरे पापा को ना तो गाइस बस यही रीज़न था कि मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर सकती और मैं आगे आप इससे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी। आप आगे ब्लॉग देखिए और मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं अब यहाँ पे अपने ब्लॉग